हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही। सुबह अनु के घर के नौकरों ने मिलकर सबके लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाए। मुरारी के लिए पराठा वह खुद बनाकर लाई और मुरारी की प्लेट में रख दिया। तो मुरारी ने पहला निवाला तोड़कर अनु को ही खिला दिया। अनु मुरारी के बीच सब ठीक है देखकर मुन्ना ने राहत की सांस ली। गौरी के घर जाना था, इसलिए शिवम ने अधिराज जी और बाबा से साथ चलने को कहा, लेकिन अधिराज जी ने मना कर दिया क्योंकि वे रात में ही बाबा और बाकी लोगों के साथ मंदिर जाने का प्लान बना चुके थे। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ अधिराज जी के साथ मंदिर के लिए निकल गए। अधिराज जी के कहने पर नवीन और मेघना भी उनके साथ चले गए। शिवम, मुरारी, अनु और सारिका ने गौरी के घर जाने का फैसला किया और वंश मुन्ना के साथ जा ही रहे थे। तैयार होकर शिवम गाड़ी में आ बैठा। मुरारी, अनु और सारिका भी चले आए। वंश मुन्ना का कोई अता पता नहीं था। शिवम ने घड़ी में वक्त देखा और कहा, वंश और मुन्ना कहाँ रह गए? मुन्ना बस आ ही रहा है, अनु ने कहा। और वंश, क्या वो साथ नहीं जा रहा? शिवम ने पूछा। वो सो रहा है, सारिका ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि वह जानती थी कि शिवम को वंश का देर तक सोना बिल्कुल पसंद नहीं था। शिवम ने सारिका को देखा और कहा, इसे हम आपका लाड प्यार समझे या वंश की लापरवाही? ये क्या सोने का वक्त है? अरे जाने दो ना भैया, रात में देर से आए रहे तो सो रहे होंगे, छोड़ो उसे, वो बाद में आ जाएगा। कौन सा गौरी का घर दूर है? अनु सारिका के बीच में बैठी मुरारी ने कहा, लेकिन ये बोलकर उसने गड़बड़ कर दी। ये उसे बाद में याद आया। इसके बाद वह शिवम को इधर उधर की कोई कहानी सुनाने लगा। शीशे के सामने खड़े मुन्ना ने अपनी सफेद शर्ट को जमाया और खुद को एक नजर देखा। आज मुन्ना के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वह काफी खुश भी लग रहा था। मुन्ना गौरी के लिए तोहफा लेकर आया, लेकिन सगाई में देना भूल गया, इसलिए आज देने का सोचकर उसने बैग खोला और उसमें रखा तोहफा उठाया। जैसे ही मुन्ना की नजर बैग में रखे लिफाफे पर गई, उसने उसे उठाते हुए कहा, ये तो हमें शक्ति को देना था, हम ये कैसे भूल गए? मुन्ना ने लिफाफे को मोड़कर पेंट की जेब में रखा और कमरे से बाहर निकल गया। मुन्ना बाहर आया, लेकिन उसके हाथ में बाइक की चाबी थी। उसने गाड़ी के पास आकर ड्राइवर से कहा, आप इन्हें लेकर चलिए, हम बाइक से आते हैं। काहे, तुम भी हमारे साथ गाड़ी में चलो, मुरारी ने कहा। मुन्ना बेचारा खामोश, कहे तो क्या कहे। एक तो सच बोलने वालों के साथ दिक्कत ये है कि उनसे जल्दी से झूठ नहीं बोला जाता। मुन्ना को चुप देखकर शिवम ने कहा, क्या बात है मुन्ना, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? बड़े पापा, हम सब पहली बार गौरी के घर जा रहे हैं, ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, तो हमने सोचा क्यों ना हम मिठाई ले आए, मुन्ना ने कहा। जे तो बहुत काम की बात कही तुमने मुन्ना, और मिठाई रास्ते में खरीद लेंगे, तुम आओ तो सही, मुरारी ने कहा। पापा, दरअसल वो गौरी को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है और वो दूसरी तरफ है, घूमकर जाना पड़ेगा। आप लोग चलिए, हम ले आते हैं, हम आपसे वहीं मिलेंगे, गौरी के घर, मुन्ना ने फिर झूठ कहा। ठीक है, जल्दी आना और ध्यान से, शिवम ने कहा और ड्राइवर से चलने को कहा। गौरी का घर इंदौर। क्या कर रहे हो जय? ये सोफा उधर लगवाओ। मामा जी, ये टेबल यहाँ बीच में किसने लगवाई? उठवाइए इसे, यहाँ वो बड़ा वाला सोफा लगेगा। ओह गॉड, सब बिखरा पड़ा है, लगता है मुझे ही सब करना पड़ेगा। गौरी ने पूरे घर में यहाँ वहां घूमते हुए कहा। आज गौरी के ससुराल वाले घर आने वाले थे और गौरी चाहती थी कि उन्हें यहाँ सब परफेक्ट मिले। बस इसलिए वह सुबह जल्दी जल्दी में गेस्ट हाउस से घर चली आई। गौरी की तरफ के मेहमान गेस्ट हाउस से ही वापस चले गए। बस कुछ करीबी लोग थे जो नंदिता के घर चले आए। जय तो बेचारा सुबह से गौरी के इशारों पर नाच रहा था और साथ ही कल सगाई के फंक्शन के बाद से काफी थका हुआ था, लेकिन मजाल है गौरी उसे बैठनी थी। वह उसे एक के बाद एक काम दिए जा रही थी। काशी जय के पास आई और कहा, जय छोड़ो ये सब
और जाकर आराम करो, ये सब हम देख लेंगे। थैंक यू काशी दी, आप कितनी अच्छी है, वरना गौरी दी ने तो मुझे बोतल से निकला जिन बना रखा है, एक के बाद एक काम दिए जा रही है। जय ने मायूसी भरे स्वर में कहा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, उसे हम देख लेंगे, काशी ने कहा और जय को वहां से भेजकर खुद गौरी के पास चली आई। काशी ने अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप गौरी की तरफ बढ़ाकर कहा, ओ मैडम, ये चाय पकड़ो और थोड़ा रिलैक्स करो। वैसे भी हमारे घर वाले सिर्फ शादी का मुहूर्त निकालने आ रहे हैं, बारात लेकर नहीं, सो थोड़ा चिल करो, खामखा सबको परेशान कर रही हो। गौरी ने चाय का एक घूंट भरा और कहा, हो काशी, तुम नहीं समझोगी, मेरी होने वाली सास को सब परफेक्ट दिखना चाहिए ना। यू नो ना, तुम्हारी अनु मौसी कितनी यूनिक है, अब उनकी होने वाली बहू में भी तो वैसी बात होनी जरूरी है ना। ऐसा कुछ नहीं है, तुम पहले से बहुत यूनिक हो और अनु मौसी को तुम बहुत पसंद हो, इसके बाद बाकी चीजें मैटर नहीं करती। और ये क्या, तुम अभी तक नहाई नहीं? जल्दी से जाकर नहा लो, वे लोग आते ही होंगे। काशी ने कहा तो गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर चाय पीने लगी। चाय पीकर गौरी नहाने चली गई और काशी किचन में आकर नंदिता की मदद करने लगी, क्योंकि वह सुबह जल्दी ही नहा चुकी थी। नंदिता ने काशी को किचन में देखा तो कहा, अरे काशी बेटा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम सब है ना यहाँ काम करने के लिए, तुम जाकर गौरी को देखो, वो तैयार हुई कि नहीं। गौरी अभी अभी नहाने गई है आंटी, अब तो हम यहाँ मदद कर सकते हैं ना, काशी ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, ये चाय बाहर पंडित जी हैं, उन्हें देकर आओ। नंदिता ने ट्रे काशी की तरफ बढ़ाकर कहा। ठीक है आंटी। काशी ने खुशी खुशी ट्रे ली और बाहर चली गई। अधिराज जी के घर से गौरी का घर बस कुछ ही दूर था, लेकिन सुबह सुबह ट्रैफिक की वजह से थोड़ा वक्त लग रहा था। गाड़ी ट्रैफिक में आकर रुकी तो मुरारी को मुन्ना की लड्डू वाली बात याद आई और उसने शिवम से कहा, भैया वैसे आपको नहीं लगता मुन्ना गौरी की कुछ ज्यादा ही परवाह करने लगा है? नहीं मतलब मोतीचूर के लड्डू, हमने तो ना खाए इंदौर में कभी मोतीचूर के लड्डू। शिवम ने गाड़ी में लगे शीशे में मुरारी को देखा और कहा, फर्क होता है ना मुरारी, जैसे मुन्ना आज गौरी की पसंद के लड्डू लेने गया है, वैसे तुम भी किसी के साथ मिलके बोतलें खाली किया करते थे। मुरारी ने सुना तो चीप गया और अनु की तरफ देखा तो अनु समझ गई कि शिवम क्या कहना चाहता है। वह खिड़की से बाहर देखने लगी और मुरारी भी गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा। उसे वो दिन याद आ गई जब मुंबई और इंदौर में शादी से पहले उसने कितनी अनु के साथ बियर पी थी। ट्रैफिक क्लियर हुआ और गाड़ी आगे बढ़ गई। मुरारी ने अब रास्ते भर अपना मुंह बंद ही रखा, क्योंकि कब उसके मुंह से कुछ उटपटांग निकल जाए और उसकी लंका लग जाए से खबर थी। कमरे में बिस्तर पर बेड के बल लेटा वंश इधर उधर बिस्तर पर उलट पलट हुआ और फिर अपना फोन देखा। वंश ने देखा कि 10 पर 6 है तो उसे याद आया कि उसे सबके साथ गौरी के घर जाना था। वह जल्दी से उठकर बैठा और अपनी आंखों को मसलते हुए उबासी लेने लगा। वंश ने अपने फोन में आए कुछ नोटिफिकेशन देखे, जिसमें एक मैसेज मुन्ना का भी था। जब उठ जाओ तो गौरी के घर आ जाना, हम सब तुम्हें वहीं मिलेंगे। लगता है वो लोग मुझे फिर छोड़कर चले गए। सगाई होने के बाद तुम बदल गए हो मुन्ना, सच में। वंश खुद में ही बड़बड़ाया और फिर उठकर कमरे से बाहर चला गया। हालांकि घर का नौकर भोला वहां मौजूद था और डाइनिंग टेबल साफ कर रहा था। घर में भोला, वंश और निशी के अलावा कोई नहीं था, पर वंश को ये बात पता नहीं थी। उसे लगा निशी भी बाकी लोगों के साथ उसे छोड़कर घूमने चली गई है। वंश ने भोला से एक कप चाय देने को कहा। उसे नहाने जाना था, इसलिए उसने अपनी टी शर्ट निकाल दी और बस सिर्फ जींस में घर में घूमने लगा। भोला उसके लिए चाय ले आया तो वंश ने चाय का कप लिया और पीते हुए पीछे बरामदे में चला आया। चाय पीते हुए वह बरामदे में दीवार पर लगी अपनी बचपन की तस्वीरों को देखने लगा। उधर निशी की जब आंख खुली तो उसने पाया कमरे में उसके अलावा कोई नहीं है। वह उठी और मुंह धोकर कमरे से बाहर आई
उसने डाइनिंग साफ करते हुए भोला से पूछा तो उसने बताया कि सब बाहर गए हुए हैं। आप कुछ लेंगी बिटिया? चाय बना दें आपके लिए? भोला ने बड़े प्यार से निशी से कहा। नहीं अंकल, थैंक यू, आप काम कीजिए, मैं खुद ले लूंगी। निशी ने कहते हुए ग्लास में जूस भरा और पीते हुए उसी बरामदे की तरफ चली आई जहां वंश था। निशी को पता था कि उसके अलावा वंश भी यहाँ है, इसलिए जैसे ही बरामदे में आई वंश उसकी तरफ पलटा और निशी के हाथ में पकड़ी ग्लास का बचा हुआ जूस वंश के नंगे बदन पर जा गिरा। ये तुमने क्या किया? अंधी हो क्या? देखकर नहीं चल सकती? पूरा जूस गिरा दिया मुझ पर, वंश चिल्लाया। निशी जो कि अचानक हुई इस भिड़ंत से पहले ही घबरा गई थी, वंश के चिल्लाने से और डर गई। लेकिन वंश सामने हो और निशी अपनी गलती मान ले, ये तो इस जन्म में मुमकिन नहीं था। उसने वंश को बिना टी शर्ट देखा और पलट कर कहा, छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में ऐसे नंगे घूमते हुए? नंगा? कौन नंगा? ओ हेलो, कपड़े पहने हैं मैंने और मैं बस नहाने जा रहा था कि तुम एकदम से आ गई। ऊपर से ये बेकार जूस मेरे ऊपर गिरा दिया, वंश ने चिढ़ते हुए कहा। निशी ने सुना तो पलटी, लेकिन वंश तो वंश था। उसके शरीर पर अब भी कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए निशी ने झुंझलाते हुए कहा, तुम इसे बेकार कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी चाय से तो बेटर था वो जूस। जिस जूस को द निशी शर्मा पी रही हो वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो जूस तो बेकार था ही, तुम्हारी पसंद भी बेकार है। अब हटो मेरे रास्ते से, वंश ने निशी को साइड करते हुए कहा। ओह रियली? मेरी पसंद बेकार है? तो फिर सबसे बेकार तो तुम हुए, निशी ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा और वहां से जाने लगी। वंश ने जो पसंद की बात कही, उसके जवाब में निशी ने वंश को बेकार कहा, जिसका मतलब था कि वंश भी तो निशी की ही पसंद था। निशी गुस्से गुस्से में बोल गई, लेकिन वंश के कदम ठहर गए। वह पलटा और निशी के पास आकर कहा, अभी तुमने क्या कहा? तुम कहना चाहती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो? निशी जो कि वंश से गुस्सा थी, वंश को पीछे धकेलते हुए कहा, भाड़ में जाओ। निशी वहां से चली गई और वंश ने कहा, हे निशी, क्या ये सच है? बेकार पसंद? वंश ने पहले तेज आवाज में कहा और फिर मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहने लगा, यानी मैं? ओह निशी, तुम्हारी पसंद सच में बेकार है, पर बहुत अच्छी भी है। मुन्ना बाइक लेकर दूसरे रास्ते से निकल गया, लेकिन मिठाई लेने नहीं बल्कि शक्ति से मिलने। मुन्ना शक्ति के घर आया। घर का दरवाजा खुला था। ये देखकर मुन्ना शक्ति को आवाज देते हुए अंदर आया, लेकिन शक्ति का कोई जवाब नहीं आया। मुन्ना को लगा शक्ति अपने कमरे में होगा, इसलिए मुन्ना उसके कमरे में आया, लेकिन शक्ति वहां भी नहीं था। शक्ति हम उम्र होने की वजह से मुन्ना शक्ति को उसके नाम से ही पुकारता था। शक्ति का कोई जवाब नहीं आया। अभी कैसे? उस वक्त शक्ति वहां नहीं था। मुन्ना जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर कमरे के कोने में बने दरवाजे पर पड़ी। मुन्ना का मन अजीब बेचैनी से घिर गया। वह उस दरवाजे की तरफ आया और देखा वह बाहर से बंद है। मुन्ना के मन में एक साथ कई विचार चलने लगे। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर आया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों में सवाल तैरने लगे। वह सामने कुर्सी पर बंधे उस शख्स को देखने लगा, जिसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे थे और मुंह पर पट्टी लगी थी। तो आखिर कौन था ये आदमी? क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिसने सही जवाब दिया उसको अगला एपिसोड में बिल्कुल फ्री दूंगी और सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी ही। बाय बाय।